हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज गुरुकुल में हम फिर करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न हमने आपके ब्लैक बोर्ड पर रखे हुए हैं जो कब कब आया है इसको भी आप देख लीजिए बच्चा। 2021 में, 2020 में, 18 में, 17 में, 16 में और 14 में ये आपके पेपर में आया हुआ है बच्चा। इतनी बार आपके पेपर में आया हुआ है, मतलब आप इस प्रश्न की महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन आप मेरे प्रश्न जब मैं हल करूंगा तो आपको पता चलेगा आप जिस प्रकार कर रहे थे वो गलत था। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो जो बारीकियां बताऊंगा उसको आप ध्यान रखिएगा और अपने बोर्ड के पेपर हल करते समय उस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम डेली यूपी बोर्ड के मैथ के और फिजिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो इसी प्रकार कई बार प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए बच्चा, हम अपने चैनल को, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, हम जानते हैं द्वि ब्रोगली तरंग दैर्ध्य यहाँ पूछा है, क्या बोला है, 12 मेगावोल्ट के ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की द्वि ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। अच्छा बच्चा, पहले हम देखेंगे कि द्वि ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता क्या है। तो द्वि ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होता है बच्चा, द्वि ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बराबर यानी कि लैम्डा बराबर होता है hc/e। E हमारा एनर्जी, H हमारा प्लैंक नियतांक और C हमारा प्रकाश की चाल, जिसमें से बच्चा E हमारे पास दिया हुआ है। E क्या दिया हुआ है, E इक्वल टू दिया हुआ है 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, हाँ सर H की वैल्यू, प्लैंक नियतांक की वैल्यू तो हम जानते हैं 6.6 × 10⁻13 और C की वैल्यू भी हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और E की वैल्यू दिया हुआ है, बस रख के हम सॉल्व कर देंगे। आप प्रश्न सॉल्व करके आएंगे बच्चा, इसमें से आपको आधा मार्क्स मिलेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो प्रश्न बिल्कुल सही करके आ रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे आ रहे हैं प्रश्न। अगर आपने ये चैप्टर हमसे पढ़ा होगा तो हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर प्रश्न में कहीं भी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा तो हम उसे किस में रखेंगे बच्चा, जूल में रख के सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा बच्चा 12.8 इंटू मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में हो गया हमारा। किसमें हो गया, ये हमारा अब जूल में कन्वर्ट हो गया। अब इस प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। दूसरी चीज बच्चा, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे ऐसे ही करके छोड़ दिया, आप भी मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा बच्चा। मल्टीप्लाई करना गलत हो जाता है, टाइम वेस्ट है। आप वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ पे लाकर आप काटेंगे। तो अब क्या करना है सर, अब बस आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। H की वैल्यू आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34। ये प्लैंक नियतांक है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ना, 34। ऐसे आपके पेपर में ये दिया रहता है। और C की वैल्यू पेपर में कहाँ दिया जाता है, जहाँ आंकिक प्रश्न रहेगा, आप पिछले साल का पेपर देखे होंगे तो उससे पहले कुछ नियतांक की वैल्यू आपको दी रहती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी दी रहती है। इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁸। तो 3.3 इंटू 10⁸। सेकेंड बच्चा, हमें ये E की वैल्यू रखनी है 12.8 इंटू में 10⁻6 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो लैम्डा इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻16। क्या एंगस्ट्रॉन, मीटर, किलोमीटर, क्या आएगा बच्चा, क्या आएगा, क्या आएगा, मीटर। क्यों, आपने ये भी मीटर में रखा, इसको भी आपने जूल में रखा, तो ये हमारा किसमें आएगा, मीटर में, न कि एंगस्ट्रॉन बच्चे। तो मात्रक पर ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका। अब मिलेंगे आपको, ये सही है बच्चा, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना अनिवार्य है। अब देखिए, कुछ बच्चे परेशान होंगे, सर ये कैसे आ गया, इसको हम लगभग में काटते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व किए हैं आप भी जल्दी सॉल्व करना सीख जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं लगभग में काटना आपको भी सिखा दूंगा बच्चा, मैं लगभग में काटना आपको भी सिखा दूंगा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, हो गया ना, चलिए
अब हम एक प्रश्न लेके आए हैं जो इससे भी महत्वपूर्ण है, जो इससे भी ज़्यादा आगे होगा। ये तो आप लोगों को कुछ समझ में भी आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि वो प्रश्न कोई बच्चे कर पाएंगे भी, वो प्रश्न कोई बच्चे कर पाएंगे भी। अगर जो बच्चे कर पाते हैं तो वो समझो। अच्छा एक सेकंड बच्चा तो थोड़ा सा, ये देखिए केमिस्ट्री का हम यूज करेंगे, ब्लैक बोर्ड नहीं मिट रहा है, सैनिटाइजर का यूज करेंगे। हो गया बच्चा, ठंडी के दिन है थोड़ा सा इंक जम जाता है। ये देखिए हमारा केमिस्ट्री काम कर देगा, देख रहे हैं कितनी आसानी से इरेज हो गया। तो हम पहले से ही मैं बोलता हूँ, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना हमें आना चाहिए। देखिए कितनी परेशान हो रहा था मैं इरेज करने में, ठंड के कारण इंक जम जाते हैं, और ये देखिए इतनी आसानी से यूज हो गया। किस वजह से? केमिस्ट्री में। तो पढ़ाई बस हमारे क्वेश्चन को, हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को आसान बनाने का एक जरिया है बच्चा, न कि इसे बोझ समझना। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा वाला क्या बोला इसमें? एक एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी? चलिए भाई कौन बताएगा? एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति हमें बस याद करनी है। ये प्रश्न आया हुआ है आपका 2020 में और 2018 में। चलिए बताइए, एकदम इजी सा प्रश्न है ये, ऑप्टिकल में भी बहुत बार रिपीट होता है, और भी साल आए हुए हैं। अब सबका मैंने रिसर्च ज़्यादा नहीं किया है, 2-3 साल देखा, उसमें से निकला आपको लेकर आ गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ईजी था। कैसे होगा ये? जल्दी बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद से स्टार्ट कीजिएगा, मैं बताता हूँ। चलिए, चाल बराबर क्या लिख रहा हूँ मैं? चाल बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति। ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हम लोग? चाल बराबर या वेग बराबर, सॉरी बच्चों, वेग कहिए नहीं, वेग चाल में दोनों में अंतर है ना, परिणाम भले बराबर हो जाएंगे। वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति। हमें इसका आवृत्ति निकालना है तो हम लिख देंगे आवृत्ति बराबर वेग, हमारा यहाँ पे c मतलब प्रकाश की चाल, हमें बस चाल से मतलब है, और तरंग हमारा दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉन। हमें बस आवृत्ति निकालनी है, तो सर ये तो c आ जाएगा। बेवकूफ, फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रश्न हम सॉल्व करते हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 अपॉन में 10 के पावर -10, 1 इंटू लिख देते हैं, 1 × 10 के पावर -10। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चा, तो 3 × 10 के पावर 8 + 10 इक्वल टू 3 × 10 के पावर 18। 3 × 10 के पावर 18। 18 क्या? कौन बोलेगा 18 क्या? हर्ट्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। इस प्रकार के आपको प्रश्न जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं उसको ध्यान दें। छोटे छोटे प्रश्न बताए जा रहे हैं, अभी बड़े बड़े भी प्रश्न आएंगे। इन सब प्रश्नों को ध्यान दे बच्चा और समझे, ये आपको प्रश्न अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायता करेंगे। अगर वहाँ पे एंगस्ट्रॉन बदल दिया जाता है, 100 एंगस्ट्रॉन दे देता है, तब भी आप इसको इसी प्रकार हल कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नों को ध्यान दें। चलिए बच्चा, हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बच्चों को थोड़ी परेशानी होने लगती है। चलिए
अब एक और अच्छा सा प्रश्न लेकर हम आए हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर फिर से सैनिटाइजर यूज़ कर लीजिए। बच्चे जितने तुम लोग तो ऐसे भी हमारा चैनल शेयर कर नहीं रहे हो। मैं इतनी बार तुम लोग से बोला बच्चे चैनल शेयर कर दो, तुम लोग चैनल शेयर कर नहीं रहे हो। एक तो ऐसे ही मार्कर का खर्च, तुम लोग के प्रीवियस ईयर पेपर खरीदो, ये खरीदो, अब सैनिटाइजर भी खरीदना पड़ेगा। तो लग रहा है सर अब रास्ते पे आ जाएंगे। चल बहुत हुआ मजाक, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो हमारा होगा थर्ड क्वेश्चन। चलो बच्चा लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। एक गोलाकार एक गोलाकार चालक की त्रिज्या क्या, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी। एक सेकंड, मैं सर से कहूँगा वीडियो को पॉज कर ले, जिससे आपका टाइम। चलो बच्चों, मैं सर से यही बोलूँगा, ज़्यादा आसान है, हर एक आज से आपका वीडियो छोटा हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उससे पहले बता देता हूँ, ये प्रश्न बच्चा 2021, 20, 17 और 16 में आया हुआ है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, क्या बोला हमसे, एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। सपोज कर लीजिए ये 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ऐसे घुमा दिए, गोलाकार चालक बन गया। अच्छा, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ये बस फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 4 नंबर लेके जाओ। क्या 4 नंबर लेके जाओ। कैसे होंगे सर, पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। त्रिज्या मतलब आर 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर पुण्य काम करते चलेंगे, पुण्य काम करते चलेंगे। हम पाप वाले आदमी तो नहीं, हम पुण्य वाले आदमी हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। क्यों हम लोग पाप अपने बोझ पे लें, इसी के चक्कर में कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। फिर क्या दिया हुआ विभव यानी कि वोल्ट, तो ये 1000 वोल्ट। लो भाई ये भी हो गया। अब क्या गुरुजी, अब क्या किया जाए, अब क्या करना है। हम जानते हैं कि किसी चालक, किसी गोलाकार चालक की धारिता क्या होती है, C = 4 पाई सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे R की जगह आपने A पढ़ा होगा, A वहाँ पे त्रिज्या होती है। त्रिज्या यहाँ पे A से डिनोट करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा तो सर अब क्या किया जाए, अब क्या कीजिए, बस वैल्यू रख दीजिए, अपने आप क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। बस यहाँ से रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁻, क्या हो जाएगी बच्चा, 9 इंटू में हमारा जो R दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻²। अब सर ये तो 9 से 9 कट जाएगा जी, 9 से 9 कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻11। धारिता का मात्रा क्या होता है, ये आप बताएं, हमें जल्दी बताएं। फैराडे। बिना मात्रक के कहीं मत छोड़िएगा। आप मेरा भी प्रश्न हल करने का तरीका देख रहे होंगे, मैं बिना मात्रक के कोई भी प्रश्न हल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे एक आधा नंबर कट जाता है। अच्छा अब क्या पूछा था, उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव इतना वोल्ट हो जाए। क्या धारिता तो वही है ना, चालक तो वही है, 9 सेंटीमीटर वाला ही, धारिता मतलब उसकी यही रहेगी, उसी चालक के बारे में बात कर रहा है, उसका विभव 1000 वोल्ट करना है। ये तो एकदम सिंपल हो गया। Q = CV। Q की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो Q, C की वैल्यू कितनी आई हुई है, 10⁻⁻11, और यहाँ पे V 1000 दिया हुआ है, 1000 कितनी आ जाएगी बच्चा, कितनी आ जाएगी बताओ, 10⁻⁻8 क्या कूलाम। बच्चा मैं बता रहा हूँ मात्रक बहुत ही जरूरी है, मात्रक बहुत ही जरूरी है बच्चा, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा ये सब।
हमेशा 4 नंबर में पूछे जाते हैं। इनके तरीके को समझिए, कैसे हम हल कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे मात्रक लगाना है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिए। अब बच्चा चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चे, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। अब इसको हल कीजिए। ये देखिए, ये फिगर है, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ें आपको दी हुई हैं। चित्र में दिखाया गया संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिगर दिया हुआ है, 3 प्रतिरोध हैं और यहाँ पे एक संधारित्र लगा हुआ है और यहाँ से 2 एम्पियर की धारा जा रही है बच्चों, तो यहाँ से 2 एम्पियर की धारा निकल रही है। हमें संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कैसा ऊट पटांग सा प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माथा मत खराब करो, बताना है तो बताओ। अरे भाई सब्र करो। जो बच्चे सीरियस हैं पहले वो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद से इसका सॉल्यूशन देखें। चलिए बच्चों, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इससे पहले आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए क्या दिख रहा है। जो चीज़ें पहले देखते हैं उसको करते जाते हैं। सर तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, बस क्योंकि लिखेंगे चूंकि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध किसमें लगे हैं? श्रेणी क्रम में। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध बच्चा क्या हो जाएगा? अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम मिला जुला के हो गए कुल 10 ओम। अब यहाँ से धारा जा रही है, प्रतिरोध हमें मालूम चलेगा तो क्या होता है, कुछ फॉर्मूला को याद है, ओम का नियम, कुछ ओम के नियम से ओम भैया क्या कहते हैं, ओम सर कहते हैं V इक्वल टू IR। I आपको दिया हुआ है 2 और R आपने निकाल लिया, भाई स्मार्ट आदमी है 20। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी 20, एक थप्पड़ 20 वोल्ट, आधा नंबर चला जाता। अच्छा, अरे क्या ये सब फालतू में करवा रहे हो मास्टर, इसे तो कुछ पूछा ही नहीं है। पूछा जो है वो बताओ ना, संधारित्र में संचित ऊर्जा। सब्र आप लोग खो देते हैं, इसीलिए आप लोग प्रश्न नहीं कर पाते हैं बच्चा। जो चीज़ें पहले दी हुई हैं, जो चीज़ें पहले दी हुई हैं हम उसे निकालते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है क्या, संधारित्र में संचित ऊर्जा U, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर, तो U बराबर हाफ, C की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 माइक्रोफॉरेड है। याद रखिएगा मैंने बताया था ना, माइक्रो मेगा सब हटा देते हैं तो ये हो जाएगा इनटू 2 और माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट मतलब बच्चों 20 × 20, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर करके मतलब देना 400 लिख भी सकते हो, लेकिन किसी किसी प्रश्न में थोड़े से उससे मतलब टफ हो जाते हैं प्रश्न। ऐसे लिखेंगे तो हमें आसानी रहेंगे, अगर मिल जाएंगे खाली बचेंगे तो स्क्वायर करना हमें आता ही है। तो ये बच्चा 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया U इक्वल टू, देखो जैसे इस प्रश्न में काम नहीं है, 400 × 10⁻⁶। ये हम लिख सकते हैं बच्चा 4 × 10⁻⁻4। ऊर्जा किस में होती है, जूल में। हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था बच्चा। ये आपने निकाल लिए, ये 4 नंबर का प्रश्न था। एग्जामिनर बोलेगा लो बेटा 4 और जाओ, लो बेटा 4 नंबर और जाओ। जो बच्चे इस प्रश्न को हल करने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब उनकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। क्योंकि बच्चा देखिए, कुछ बच्चे होते हैं ना, चैप्टर वाइज प्रश्न जब चैप्टर पढ़ाते हैं उसका प्रश्न हल करते हैं तो करते जाते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रश्न, कुछ बच्चे तो बहुत हार्ड प्रश्न में लगे हुए हैं, एकदम डिफिकल्ट। ये बताओ 4 नंबर का प्रश्न है, कुछ तो एकदम हार्ड लगे हुए, यही आएगा 2 पन्ने का। अरे भाई साहब क्या 2 पन्ने में तुम फंसे हुए, 70 नंबर का पेपर है, उसमें कुछ ऑप्टिकल आएंगे 10 नंबर के, कुछ लिखने वाले आएंगे, कुछ ऑप्शनल छोड़ने वाले भी रहेंगे। तुम ये लंबा लगे हुए हैं नीट का पेपर लेके, हाँ जी जेई क्वालिफाई करना है, एकदम पढ़ो, एकदम हार्ड पढ़ो बच्चा। लेकिन अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आप एकदम डेप्थ में मत जाओ अभी, क्योंकि एग्जाम करीब आ गया है। एग्जाम के बाद 3 महीने मिलेंगे, एकदम डेप्थ में घुस जाना कुआं खोद के। लेकिन अभी हमें ध्यान करना है किसमें, रावण की नाभि पे, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बच्चों। चलिए
भगवान राम चाहे जितना भी तीर चलाते हैं उनके ऊपर कोई फायदा नहीं है। तीर किस पे चला था? नाभि पे। तो उसी प्रकार इस समय आपको किस पे तीर चलाना है, क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूँ, ले लीजिएगा। चलो बच्चा अब नेक्स्ट प्रश्न हम नोट करते हैं, सब पॉज कर दीजिएगा। चलिए बच्चा लोग इस प्रश्न को वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न जो बच्चा कर लेगा वो वास्तव में चैप्टर रटा पढ़ा नहीं समझा हुआ होगा। बहुत सारे टीचर भी इस प्रश्न को करने में परेशान हो जाएंगे। प्रश्न छोटा सा है, इजी सा है, ठीक है, लेकिन टीचर परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को क्या बोला है। पहले तो इसमें वर्ड पकड़ते जाएंगे। क्या बोला है? एक ही धातु की। क्या बोला है? एक ही धातु की। क्या है धातु? एक ही धातु की मतलब धातु समान है। आगे 3 तारों की लंबाई, मतलब जो 3 तार है उन्हीं की धातु क्या है? समान है। मतलब एक कॉपर का है तो तीनों कॉपर के, एक एल्युमिनियम का है तो तीनों एल्युमिनियम के हैं। अच्छा, तारों की लंबाई तथा द्रव्यमान का अनुपात। पहले लंबाई बोला है, क्रमशः बोला है ना, तो L1 मान लीजिए, पहले तार का लंबाई L1, दूसरे तार का L2, 3 संबंधे 2 संबंधे 1। क्या है बच्चा? 3 संबंधे 2 संबंधे 1 है। तथा द्रव्यमान का अनुपात M1 संबंधे M2 संबंधे M3 3। इन तारों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बच्चा R1 संबंधे R2 संबंधे R3 ज्ञात करना है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, कई लोग हमारे विरोध भी करते हैं कि सर आप क्वेश्चन पढ़ते समय ये सारी चीज़ें क्यों लिखते हैं। बच्चा देखिए, मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ इसलिए कि आपको दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर उसे समझते नहीं। हम पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, फिर एक बार क्वेश्चन को समझेंगे, हल कर देंगे, और ये लिखने के बाद हमें पता चलता है क्या क्या दिया हुआ है, कैसे होगा। तो इस प्रश्न को करने के बाद सबका माथा हो गया होगा देखने के बाद फेल। ये क्या लिख दिए सर, इसको कुछ नहीं करना है बच्चा, ठीक है ना। पहले ही बोल देते, जो बच्चा चैप्टर को समझा होगा वो कर लेगा। कैसे इसको करेंगे देखिए, पहले प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिरोध के बराबर होता क्या है, प्रतिरोध होता क्या है। तो पहले तो ये देख लीजिए बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 21, 20, 19, 18, 17 लगातार स्टेप बाय स्टेप आता जा रहा है, और ये प्रश्न 6 नंबर में आता है, मतलब लॉन्ग वाले में स्टेप बाय स्टेप आता जा रहा है। अच्छा सर ये बताइए, अब हमको पता है कि प्रतिरोध बराबर होता है क्या, सिग्मा अपॉन L/A। बच्चों मैं गलत हूँ कि सही हूँ? सही है सर। हमको पता है कि प्रतिरोध बराबर ये होता है। अच्छा अब हमें एक चीज़ बताइएगा, अगर हम ऊपर नीचे किसी चीज़ में, जैसे कोई फॉर्मूला है, अगर इसमें ऊपर नीचे दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। अगर 2 का मल्टीप्लाई हम करें हैं, ऊपर भी 2 का नीचे भी 2, 2 आपस में कट जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं घनत्व D और लंबाई L का। लिख दो बच्चे, किसका मल्टीप्लाई किया हमने? ऊपर नीचे दोनों तरफ DL का। जहाँ पे ये DL आप मैथ वाला मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे D क्या है बच्चों? घनत्व, और L क्या है बच्चा? लंबाई तो है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया? ऊपर नीचे लंबाई और घनत्व का मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या ये बन के आ जाएगा? बोल सर जी आपने तोप छोड़ दिया मल्टीप्लाई करके। भाई हमने कहाँ कुछ बोला, सब आप ही तो बोल रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा L² D और A इंटू L इंटू D। अब रिमेंबर कीजिए, क्षेत्रफल में लंबाई का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? क्षेत्रफल में लंबाई का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? क्या आएगा सर बता दीजिए आप ही, बुड़बक लोग। क्या आएगा? आयतन। सॉरी, हाँ क्या आएगा? आयतन। क्षेत्रफल में लंबाई का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? आयतन। तो ये हो गया, हम आयतन को V से डिनोट कर देते हैं। ये हो गया सिग्मा L² D बटे आयतन और गुणे घनत्व। अब आयतन गुणे घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बराबर, सर जी आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। हो गया हल। अभी हल हो गया? नहीं बुड़बक लोग, अभी नहीं हुआ, अभी देखते जाओ। L² D अपॉन में आयतन को मैं V से डिनोट कर देता हूँ, सॉरी द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान को M से डिनोट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी पदार्थ हैं, क्या बोला मैंने फिर से सुन लीजिए, जितने भी पदार्थ हैं उनके लिए ये और ये, भाई घनत्व पदार्थ क्या है? समान पदार्थ है, तो सिग्मा और D
दोनों पदार्थ के गुण हैं तो दोनों समान होंगे, घनत्व भी समान होगा और ये भी समान होगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²/m। दोनों क्या है, कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R = L²m। हाँ सर बोल तो सकते हैं। तब आगे क्या, तब आगे यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R1 संबंधे R2 संबंधे R3 बराबर में L1²/m1 संबंधे L2²/m2 संबंधे L3²/m3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बेशक लिख सकते हैं सर जी, क्योंकि एक से दूसरे का डिवाइड कर देंगे तो वो कट जाएगा, समानुपाती है तो, और सब में वो समान होगा ही। बात तो सही है सर जी। अब क्या किया जाए, हो गया हल, अब कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, बस रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो R1 संबंधे R2 संबंधे R3, L1² मतलब 9, M1 मतलब 1 संबंधे L2² मतलब 4, L2² मतलब बच्चा 4 और M2 मतलब 2। तो ये 2m कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा संबंधे 1। L3 क्या है, 1² 1 ही आएगा और 3 का 3, तो ये आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि सब में तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हम इसको अच्छा दिखाने के लिए क्या कर देंगे, R1 संबंधे R2 संबंधे R3, सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 27 संबंधे 6 संबंधे 1। आ गया बच्चा आपके प्रतिरोध का अनुपात। क्या ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा डीप था, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था? कैसा था? सिंपल सा प्रश्न था, 6 नंबर दे रहा था, इतना करना था, 6 नंबर लेना था। लेकिन नहीं, हमको तो ये सारे प्रश्न पढ़ने ही नहीं है, हमें तो वही प्रश्न पढ़ने हैं बस जो 2 पन्ने में हो। अच्छा, हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि जो प्रश्न 2 पन्ने में होंगे उन्हें हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, उन्हें हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। चलिए, अब जैसा कि हमारा 5 प्रश्न हो चुका है, अब 5 हम, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल से तो परीक्षा आप क्रैक करने वाले नहीं हैं, अब 5 हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, इंपॉर्टेंट मतलब लिखित प्रश्न जो लिखने के लिए आते हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है 2020, 19 और 18 का आया हुआ प्रश्न है, हाइड्रोजन के, सुनिएगा, हाइड्रोजन के वक्रम स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? 2 नंबर का प्रश्न है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, ये सारे प्रश्न बच्चों आप नोट करते रहे, मैं नोट करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो हम लोग देखते हैं ना ऐसे, उसमें कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? हर एक साल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से एक प्रश्न आता है बच्चों। अगर आपको नहीं पता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक ही वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। तो इसका बच्चों है लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी पाई जाती है पराबैंगनी भाग में? लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो लाइमन श्रेणी पाई जाती है बच्चों। अगर आप हमारे साथ देखते हैं तो हम आपको यहीं पर याद करवा देंगे बच्चों, ठीक। अब एक प्रश्न है कि गॉस के प्रमेय क्या है? तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या? गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसका बस मैं फॉर्मूला लिखूंगा बच्चा, ये फाई इसको क्लोज करके दिखाता है फ्लक्स, ये क्या होता है? Q/ε0, गॉस का प्रमेय। ये हर एक साल पूछा जाता है 2 नंबर में। चलिए सर, अब क्या बताएंगे सर? अब आपसे पूछा है एक प्रश्न में, सुंदर सा प्रश्न है, कौन बताएगा इसको? अच्छा, आप तो ऑफलाइन वाले हैं ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले हैं। संधि नियम, संधि का पहला नियम, संधि नियम आपसे पूछा है। विद्युत परितंत्र किरचॉफ के नियम की व्याख्या कीजिए। किरचॉफ के 2 नियम हैं,
मैं यहाँ बता देता हूँ आपको क्या बोला है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो किरचॉफ ने, हमें पता है कि किरचॉफ सब ने विद्युत परिपथ से संबंधित दो नियम दिए हैं। पहला नियम संधि का नियम कहलाता है और दूसरा नियम पाश का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला नियम संधि का नियम और दूसरा नियम पाश का नियम कहलाता है। संधि का नियम क्या होता है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी, क्या बोल रहा मैं फिर से सुनिएगा, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। क्या बच्चों? किसी भी परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में मिलने वाले किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। इसको समझते चलेंगे। ये मान लीजिए ऐसे 3-4 वैद्युत परिपथ, मानिए कि 5-6 तार गए हुए हैं और ये कोई एक संधि है जहाँ पर सारे तार मिल रहे हैं। तो यहाँ पर समस्त धाराओं का जो योग होगा शून्य होगा बच्चों। क्या होगा? यहाँ पर I = 0 होगा, मतलब यहाँ पे अगर I1 जा रहा है, ये I2 जा रहा है तो इधर I1 आ रहा है, यहाँ पे I3 आ रहा है तो I4 आ रहा है, ऐसे ही जा रहा है। तो सबका अगर योग किया जाए तो जाने वाले को ऋणात्मक और आने वाले को धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I3 - I2 + I3, सबका जब योग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? शून्य आएगा। यही है किरचॉफ के संधि का नियम। अब देखिए किरचॉफ साहब ने पाश का नियम, पाश के नियम पे एक प्रश्न भी आते हैं, और पाश के नियम पे अगर आपको प्रश्न हल करना नहीं आते हैं तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा। क्या आप हमारे, अच्छा हमने अभी तक आपको अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया, अगर आप नए बच्चे हैं तो ये हमारा रहा बच्चों व्हाट्सअप नंबर 9532060199, नोट कर लीजिएगा 9532060199। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपने किरचॉफ का नियम आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप जाइए सर्च कीजिए किरचॉफ का नियम बाय गुरुकुल, तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप व्हाट्सअप में आइए, हमसे मांग लीजिए, हम वीडियो आपको भेज देंगे। अब हम सुनेंगे बच्चों पाश के नियम। पाश के नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पार्श्व में, क्या मैंने बोला? किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल परिपथ में लगे बैटरी के, परिपथ में लगे बैटरी के, ये विद्युत वाहक बलों के, बैटरी में लगे परिपथ के परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। क्या होता है बच्चा? फिर से मैं एक बार क्लिक करूँ, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। एक सेकेंड, ओके नो प्रॉब्लम। क्या होता है बच्चा? पाश का नियम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी वैद्युत परिपथ के बंद पार्श्व में, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पार्श्व में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके प्रतिरोध के गुणनफल का योग उस पार्श्व में लगे सेलों के वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह है आपका पाश का नियम। चलिए बच्चा, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अब काफ़ी समय हो गया है, फिर कल हम आपको लिए लेके आएंगे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ ओरल प्रश्न। जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, इनको नोट करते रहें बच्चों और एक कॉपी बना लें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी जो कमियां हैं उनको भी बताएं बच्चों, और जो हमारी अच्छाइयां हैं उनको भी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।